अफान मोइन वैली ऑफ वर्ड्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं इस्तकबाल करता हूँ। यह सत्र श्रीमती नीलेश रघुवंशी जी के उपन्यास शहर से 10 किलोमीटर पुस्तक पर आधारित है। इस सत्र की अध्यक्षता आदरणीय राम विनय सिंह जी करेंगे। वाव अवार्डी लेखिका नीलेश रघुवंशी जी स्वयं मंच पर होंगी। इस सत्र के चर्चाकर का दायित्व सचिन चौहान जी निभाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जब तालियां रुकती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। शहर से 10 किलोमीटर इस उपन्यास का शीर्षक इसकी काथ्य वस्तु को अपने आप में पूरी तरह व्यक्त करने में समर्थ है। इसमें शहर से 10 किलोमीटर दूर की उस दुनिया को दर्शाया गया है जो आमतौर पर मुख्य शहर की चकाचौंध से चौंधियाई आंखों को नजर नहीं आती। यह पुस्तक वाव बुक अवार्ड 2023 की हिंदी नॉन फिक्शन श्रेणी में विजेता रही है। इस सत्र के अध्यक्ष श्री राम विनय सिंह जी हैं। आप हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू साहित्य के विशेषज्ञ हैं, साथ ही हिंदी साहित्य समिति देहरादून के अध्यक्ष भी हैं। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली नीलेश रघुवंशी विख्यात लेखिका, कवित्री और समाज सेविका हैं। नीलेश जी ने बच्चों के लिए नाटक भी लिखे हैं और कई टेलीफिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी किया है। इस सत्र के चर्चाकर्ता वैली ऑफ वर्ड्स के सदस्य सचिन चौहान जी हैं, जिन्होंने हाल ही में राजकमल के से प्रकाशित होने वाली डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी की पुस्तक वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत का हिंदी अनुवाद किया है। साथ ही वैली ऑफ वर्ड्स में आयोजित होने वाले सभी हिंदी सत्रों में अहम भूमिका भी निभाते हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और चर्चाकर्ता से मेरी गुजारिश है कि आप सत्र के संचालन का दायित्व निभाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अफान। नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक मर्तबा फिर से वैली ऑफ वर्ड्स लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल के 7वें संस्करण में पहले दिन के शब्दावली हॉल में इस तीसरे सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मेरे साथी ने बताया, ये पुस्तक नीलेश रघुवंशी मैम ने लिखी है। पुस्तक का शीर्षक है शहर से 10 किलोमीटर। राजकमल प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। यह किताब, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स प्रतिष्ठित अवार्ड्स हैं जो कि 8 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। उसमें से ही एक है वैली ऑफ वर्ड्स की फिक्शन कैटेगरी, जिसमें कथा वाले उपन्यास वो सब नॉमिनेट होते हैं। उसमें से शहर से 10 किलोमीटर इस वर्ष की विजेता है। संपूर्ण टीम वैली ऑफ वर्ड्स और महोत्सव की तरफ से आदरणीय नीलेश रघुवंशी जी को सबसे पहले वाव बुक अवार्ड्स की विजेता होने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि मेरे साथी ने बताया, आदरणीय राम विनय सर, वो मेरे गुरु भी हैं। डीएवी महाविद्यालय में वो पढ़ाते हैं और कमाल के वक्ता हैं। हिंदी, संस्कृत और उर्दू साहित्य के विशेषज्ञ हैं। और बहुत थोड़ी देर में ही आप नीचे आरईसी मेन स्टेज में मुशायरे का सत्र भी आयोजित होगा, वहाँ पर भी आप उनको सुनेंगे। यह जो पुस्तक है, जैसा कि अगर आप जिन जिन लोगों ने इस पुस्तक को देखा होगा, इसका कवर, इस पुस्तक का कवर इसकी कथा वस्तु को अपने आप में ही बयान करने में बहुत ही सुलभ है। अगर आप इस पुस्तक के कवर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक साइकिल है और शहर से 10 किलोमीटर इसका नाम है। इस पुस्तक में साइकिल से शहर के मुख्य केंद्र से, जिसे सिटी हार्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसकी चकाचौंध से चौंधियाई आँखों को हमें उसके दूर की दुनिया नज़र नहीं आती है। यानी शहर का जो सिटी हार्ट है, वहाँ पर बहुत ही एलीट क्लास लाइफ है, लेकिन मात्र उससे 10 किलोमीटर दूर ही उसकी विपरीत दुनिया नज़र आती है। उसे इस उपन्यास में कवर किया गया है एक नायिका के माध्यम से, जो साइकिल के माध्यम से घूमती है। इस पर एक बहुत पहले एक सेम विषय पर एक फिल्म भी बनाई गई थी 1948 में। विटोरियो डी सिका ने प्रसिद्ध इतालवी फिल्म लॉड्री डी बिसिक्लेट यानी द साइकिल थीफ बनाते हैं। फिल्म लुइगी बटोलिनी के उपन्यास पर आधारित दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रोम की हालत पर है। इसमें एक गरीब परिवार की कहानी है जो अपने लिए आजीविका ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको फिर एक नौकरी मिलती है, लेकिन उसके लिए साइकिल होना बहुत ज़रूरी है। संयोगवश उसके पास साइकिल है,
लेकिन फिर वो चोरी हो जाती है। वो पुलिस के पास जाता है, कंप्लेन कराता है, लेकिन पुलिस के पास साइकिल जैसी मामूली चीज़ की चोरी को दर्ज करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए ना वक्त है, ना वो इसमें अपने जो महत्वपूर्ण समय है उसको समझते हैं कि उन्हें जाया करना चाहिए। फिर वो कुछ गुंडों के पास जाता है कि उसकी साइकिल ढूंढवा दे, लेकिन वहाँ से भी काम नहीं बनता है। उसके बाद उसे चलते चलते एक जगह पर वो साइकिल मिल भी जाती है। वो फिर पुलिस को कहता है, लेकिन पुलिस का फिर भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार उसे एक साइकिल दिखती है, वो उसे चुराने की कोशिश करता है। इसमें पुलिस के लिए साइकिल की चोरी जैसी मामूली चीज़ के लिए वक्त नहीं है। वह गुंडों के हाथ पांव जोड़ता है कि कहीं से उसकी साइकिल दिला दें, पर वहाँ से भी कुछ नहीं होता। साइकिल के बहाने, इस पूरी कहानी में साइकिल के बहाने दर्शक पूरी अर्थव्यवस्था, व्यवस्था, पुलिस और इन सब में पिसते एक ऐसे आदमी के करीब चले जाते हैं जो मेहनत करके परिवार का पेट भरना चाहता है। एक मामूली साइकिल और एक मामूली परिवार की कहानी है ये फिल्म, लेकिन यह मामूली सी साइकिल कितने मेहनत करने वालों के जीवन की धुरी है। ठीक वैसा ही एक उपन्यास आदरणीय नीलेश मैम ने लिखा है, साइकिल की महिमा क्या है। वहाँ से शुरू करते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। लेखिका ने जिसका चुनाव किया है वह है साइकिल, जो कि ईंधन की भूखी नहीं है। पेट्रोल की मार से शायद आप सभी लोग त्रस्त होंगे, तो साइकिल वह है जो कि ईंधन की भूखी नहीं है, उसका पेट अधातुर नहीं, उसे सिर्फ हवा चाहिए और पैडल मारने वाले पाँव। वह संतुलन की सवारी यूं ही नहीं है, एक ऐसी सवारी जो अब फिल्मों से गायब है, जो किताबों से गुम है। उसको चलाने वाले मुंह अंधेरे बड़े शहरों में आते हैं, लेबर चौराहों पर बैठ जाते हैं और फिर रात में रोशनी से जगमगाते शहरों से अपने अंधेरे गांव कस्बों में लौट जाते हैं। सबसे पहला सवाल आदरणीय लेखिका महोदया से मेरा यही है कि उन्होंने इस पुस्तक में साइकिल से यात्रा का चुनाव क्यों किया। फिर उसके बाद आदरणीय हमारे जो चेयर हैं उनसे हम सवाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। उपन्यास के बारे में तुमने बहुत कुछ कह दिया और मेरा काम बहुत, आवाज़ आ रही है ना, और मेरा बहुत काम आसान हो गया। और क्या साइकिल का चयन क्यों किया जी, क्या है ना, जीवन में अगर हम जीवन को देखेंगे ना, तो जीवन में इस समय जो है गति बहुत ज़्यादा है। और वो जो गति जो है ना, जीवन की गति अलग होती है और तकनीक की गति अलग होती है। तकनीक की गति से हम जीवन को नहीं जी सकते और ना हम जीवन को माप सकते हैं। जीवन की जो गति है उसमें सौंदर्य है, अल्हड़ता है, अनगढ़पन है, संघर्ष है, सौंदर्य है। और तकनीक हमेशा जीवन के लिए होती है, जीवन तकनीक के लिए नहीं है। एक तो साइकिल का चयन इसलिए है कि गति तो है कि पहला पहिया ही हमने इसीलिए ईजाद किया। मनुष्य की सबसे बड़ी खूबसूरती उसने पहला पहिया ईजाद किया, लेकिन पहला पहिया ईजाद किया तो गति से विरोध नहीं है। जीवन को जितना ज़्यादा जो संवारने में कोशिश हो वो गति स्वीकार्य है। और ये उपन्यास जो है वो ये शहरों का जो विस्तारीकरण हो रहा है। और जैसे होता है ना कि भूगोल का शब्द है वृष्टि छाया, कि जो पहाड़ होता है उसकी ढलान की इस तरफ बारिश होती है और ढलान के इस तरफ बारिश नहीं होती है। तो कमोबेश हमारी जो विकास की जो परिभाषा है, दिनों दिन जिस ढंग से विकास डेवलपमेंट हो रहा है, तो वृष्टि छाया की ढलान के इस तरफ, मतलब शहर से 10 किलोमीटर के बाद ही जीवन बदल जाता है। तो जब शहर से 10 किलोमीटर हम जाते हैं तो संपन्नता और निर्धनता दो चीज़ें हैं जिस पर ये दुनिया टिकी हुई है। एक तरफ संपन्नता है, एक तरफ निर्धनता है। एक तनी हुई रस्सी पर हम एक नटखट सी जान पड़ेगी दुनिया हमको चलती हुई। और जीवन में जितनी ज़्यादा गति है इस समय, उतनी ज़्यादा धैर्य की कमी है। अब मैं इस सत्र के अध्यक्ष जी से उनकी टिप्पणी के लिए उनको गुजारिश करता हूं। आदरणीय राम विनय सिंह जी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ आदरणीय नीलेश रघुवंशी जी को इस श्रेष्ठ उपन्यास के लिए। वास्तव में उपन्यास आनंद का ही वाचक होता है। उपन्यासस्तु प्रसादनम, जो चित्त का प्रसादन कर दे, चित्त को आनंद से भर दे, वही उपन्यास होता है। जिसमें यह शक्ति नहीं उसे हम उपन्यास नहीं कह सकते। आदरणीय ने एक ऐसा कथानक बुना, चुना नहीं, बुना, जो जीवन के दो प्रकार के स्वरूपों को एक साथ बांधने वाला है। एक और ग्राम्य संस्कृति जहां सरलता है, सहजता है, जीवन की सच्चाई है, जीवन के वे सारे मर्म धर्म हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए तत्पर होते हैं।
और दूसरी ओर वह नागर संस्कृति जहाँ छल, छद्म, प्रपंच, जेहम आदि दुर्भावनाएं, दुर्वृत्तों का साम्राज्य छाया रहता है। किंतु इस पूरे उपन्यास में इन दोनों कथानकों के बीच मैंने ऐसा पाया कि लेखिका अपनी स्मृतियों में जीती हुई चल रही है। और मैं यह जानना चाहता हूं कि लेखिका से कि साइकिल के माध्यम से जो आपने पूर्व स्मृतियों को, बाल्यकाल की स्मृतियों को उजागर करते हुए आपने जो कथानक को बढ़ाया, क्या आप समझती हैं कि आज के विकास के समय में हो रहे परिवर्तन क्या समय के सापेक्ष हैं या नहीं, अनुकूल हैं या नहीं? क्या हमें पुनः पीछे की संस्कृति में लौटना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसमें साइकिल से जो साइकिल को जो केंद्र में रखा है कि अगर हम पीछे की तरफ लौटना हमेशा बुरा नहीं होता। जैसे कि विस्थापन हमेशा बुरा नहीं होता है ना। विस्थापन कई बार हमें एक ऊर्जा से भी भरता है, हमारे जीवन को संवारता भी है। हर चीज़ के दो रूप होते हैं। तो जब हम पीछे की स्मृति की तरफ हम जब जाते हैं तो जो साइकिल है, तो साइकिल का जो जन्म हुआ उस पर अगर हम गौर करेंगे तो साइकिल पहले सपनों की प्रतीक होती थी। वो प्रतिष्ठा से ज़्यादा सपनों की प्रतीक होती थी। फिर एक ही तरीके की साइकिल आती थी, काले रंग की डंडे वाली साइकिल होती थी। उस पर देखिए जो काले रंग के डंडे वाली साइकिल होती थी, जब तो बच्चे जब उसको चलाते थे तो उसमें दोस्तों की बहुत बड़ी भूमिका होती थी कि दो लोग कोई पीछे घूम रहे हैं। और आज के समय में ज़रूरत नहीं है साइकिल, मतलब उसमें चार, वो दो दोस्त की जगह उसमें दो पहिए आ गए। पहियों का वो ईजाद हो गया कि बच्चा गिरेगा ही नहीं। तो जो बैलेंस, जो संतुलन साधने की बात होती थी, वो जो गति को हम मनुष्य साधता था उस समय, अभी क्या हो रहा है कि तकनीकी मनुष्य को साध रही है। तो जो पीछे स्मृति में जो गए हैं तो उसमें है कि 80 का दौर था, 70-80 का जब दौर था तब साइकिल की क्या महिमा थी और लोगों के पास लोगों के जीवन जीने का तरीका क्या था, दोस्तों की क्या भूमिका होती थी। और सबसे बड़ी बात है कि साइकिल हमें है ना एक लोगों को, जीवन को देखने का नज़रिया देती है। उसमें स्पीड कम होती है तो साइकिल से आप जहाँ मर्जी आइए, आप एक गली में भी घुस सकते हैं, बहुत करीब से लोगों को देख सकते हैं। इस उपन्यास में एक जगह आया कि एक जो नैरेटर है वो साइकिल पर घूम रही है और उसको वो लकड़ी के गट्ठर लिए महिलाएं दिखती हैं। तो वो एक बूढ़े दादा कहते हैं कि दुनिया तो मोटर गाड़ी पे घूम रही है और तुम ये साइकिल पे घूमती फिरती हो। तो वो कहती है कि ये कोंडरा और जो कोंडरी है ये साइकिल से ही दिखेंगे, ये आपको कार से नहीं दिखेंगे। इतनी तेज गति से आप निकल जाएंगे कि आपको उन पर ध्यान नहीं जाएगा। तो स्मृति में जाती तो साइकिल को एक रूपक की तरह लिया है कि साइकिल पहले क्या थी, फिर जब डेवलपमेंट आ गया, लोगों आर्थिक रूप से समृद्धि आ गई, तो साइकिल बिल्कुल दीनहीन लोगों की सवारी बन गई। दूध वाले की, धोबी की, सब्जी वाले की, गैस सिलेंडर लेके आने वाले की, मतलब उसको बिल्कुल दुनिया से एकदम हाशिए से भी हाशिए पर वो चली गई। इसके बाद जब संपूर्ण रूप से विकास की आंधी और तेज हो गई तो साइकिल फिर से लौट के आई। वो जब साइकिल फिर से लौट के आई तो वो एक फिटनेस सिंबल के रूप में लौट के आई है। और वो जो BMW भी है, फरारी भी है और महंगी महंगी उनकी 2-2, 3-3 लाख रुपए की उनकी कीमतें हैं। तो वो जो फिटनेस सिंबल वाली गियर वाली जो साइकिल है, उसके बगल में अगर वो पुरानी डंडे वाली साइकिल अभी भी है, अगर वो चलती है तो हमें एक देश में 2 देश दिखाई देते हैं, है ना। वो दोनों साइकिल को ही हम देखेंगे तो हमें एक देश में 2 देश दिखाई देंगे। हम भारत और इंडिया के उसमें नहीं जाएंगे कि भाई भारत है और एक इंडिया है। तो इसी तरह से दुनिया भी बदल रही है। तो लेकिन सर बात ये है कि जो साइकिल में जो नैरेटर है उसके पास तब भी सपना है कि मेरे पास खुद की साइकिल हो। उसमें एक और सवाल उठता है कि जो साइकिल चलाने वाले हैं उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि लड़कियां भी साइकिल चलाएं। कि डंडे वाली साइकिल, और लड़कियां स्कूल जाती थी तो स्कर्ट पहनती थी, तो उलाक के डंडे पे आना, साइकिल को उलाकना, और वो डंडा फिर गायब हो गया। तो साइकिल जो एक छोटा आदमी है उसके पास साइकिल उसकी रेंज में तब भी नहीं थी और आज है तो आज भी उसकी रेंज में नहीं है कि वो 1.25 लाख की, 1.5 लाख की, 50,000 की, 25,000 की कम से कम साइकिल आती है जो सड़कों पे अपन देखते हैं। तो इस साइकिल के बहाने एक पूरा जीवन को उससे एक रूपक की तरह मैंने लिया। इसी तरह 10 किलोमीटर जो है ना कि शहर से 10 किलोमीटर, बड़े शहरों में वो 100 हो जाएगा, कहीं वो 200 हो जाएगा। तो ये कोशिश। बहुत सुंदर आपने कहा। और आपने जो तथ्य उजागर किए हैं साइकिल के, उस चक्र को कहते हैं ना कि चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। तो चक्र की पंक्ति के साथ भाग्य की पंक्ति, समय की पंक्ति चलती है, समय का चक्र चलता है।
तो आपने साइकिल को चुना, उसके भीतर यह भी रहस्य माना जा सकता है कि वह समय का चक्र है, समय की साइकिल है, इस दृष्टि से मानना चाहिए। तो यह जो ध्वनि है वह आपके इस साइकिल के भीतर से निकल करके आती है व्यंजना की दृष्टि से, कि वह ध्वनि निकलती है कि समय का चक्र इस प्रकार से घूमता है। आपने बड़ी सुंदरता के साथ चांद देखते देखते कथानक का आरंभ किया और प्रेम को बड़े सुंदर ढंग से आपने अभिव्यक्त किया। एक पंक्ति आपने दी जो आज के संदर्भ में, जहां पूरे संसार को उजागर कर देने की होड़ लगी हुई है, जहां सब कुछ को नग्न बना देना प्रेम का स्वरूप मान लिया गया है, ऐसे समय में जब चंद्रमा मनसो जाता की संवेदना लेकर के आप आगे बढ़ती हैं और जिसे हम प्रेम का स्वरूप मानते हैं चंद्रमा को, तो आपकी यह बात बहुत ही सटीक लगती है कि प्रेम में थोड़ी बहुत आड़ भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा उजागरपन चीजों से उनकी चमक छीन लेता है। जी जी जी, बड़ी प्यारी बात कही आप, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात कही। प्रेम केवल बाहर नहीं हो सकता, प्रेम अंतः में है। बहुत अच्छा आपने कहा, आप बधाई के पात्र हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि इस कथानक में आपने जिस प्रकार से लोक धर्म को लिया है, लोक प्रेम को भी आपने अलग अलग रूपों में अभिव्यक्ति दी है। तो आपके भीतर जो वह प्रेम की संवेदना है, उस संवेदना से जनता को परिचित कराएं तो और आनंद आएगा। ये तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। उपन्यास लिखते हुए मेरी ये कोशिश रही कि जो जीवन आपने कहा ना लोक धर्म में और लोक जीवन को जो लिया, तो मेरी पूरी कोशिश ये रही कि वो एक विषय की तरह ना आए लोग, मतलब वो जो जीवन इस उपन्यास में है, मतलब इस उपन्यास को जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ, ये आधा किसान जीवन पर आधारित उपन्यास है। और किसान जीवन में भी जो छोटे किसान है, मतलब एक लाइन में अगर कहूँ तो तीसरी दुनिया के तीसरे देश के तीसरे शहर के तीसरे गांव की बात है ना, तीसरी दुनिया के तीसरे देश के तीसरे शहर के तीसरे गांव की बात है। तो वो जो नैरेटर के जीवन में साइकिल जो फिर से आ गई, तो वो जब वो साइकिल चलाने गई तो वो तीसरे रास्ते की तरफ मुड़ गई। क्योंकि संपन्न किसानों की बात और है, वो तीसरे रास्ते पे नहीं होते। तो जो गांव में जो छोटा किसान होता है, 2 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो जब गाँव की तरफ गई तो प्रेमचंद बार बार याद आएंगे, 80 साल बीत गए हैं और लेकिन किसान का जीवन जो प्रेमचंद ने देखा था वैसे ही है। तो इसमें एक जगह वो किसान कहता है कि इतनी ज़्यादा ठंड है तो आप अलाव जला लिया करो। तो उसने कहा अलाव को मैं लात मार देता हूँ। मतलब वो पूछ की रात आप याद करिए कहानी को ना, कि अलाव जलाऊंगा तो मुझे नींद आएगी, तो खेत की रखवाली या चौकीदारी कौन करेगा। तो मेरी कोशिश ये रही कि वो एक उनका जो पूरा जीवन है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी गिड़गिड़ाते नहीं हैं आपके सामने, उनके अंदर कोई आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष भी वो लोग नहीं करते हैं। वो अपना जीवन में संघर्ष है और उनके संघर्ष से सौंदर्य उपजता है। सौंदर्य को उपजाने के लिए वो अलग से कोई प्रयत्न नहीं करते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं वो लोग। और तो मेरी कोशिश ये रही कि वो एक विषय की तरह या एक फिल्म की तरह या एक कहानी की तरह ना आए। कहते ना, तो हमारे अच्छे खासे चलते फिरते जीवन को सिनेमा में मत बदलो, वो गाँव के लोग कहते भी हैं। तो कोशिश रही कि वो विषय जो है वो नागरिकता पाले और उसी तरीके से, जैसे कुछ चीज़ें निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे साइकिल को अपन कह सकते हैं मशीन है, लेकिन साइकिल है और चांद है, इनके होने से हमारे जीवन में प्रेम का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है। तो मुझे लगता है कि जिसके भी जीवन में अगर चांद नहीं है तो फिर क्या है। अगर आपने चांद को नहीं देखा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा भी जो चांद को ना देखता हो या चांद को ना निहारता हो। तो मुझे लगता है बिना चांद के तो जीवन संभव ही नहीं है। और चांद मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जी। चांद की अभिव्यक्ति आपने बड़ी सुंदरता से की है अलग अलग रूपों में जी, और बहुत अच्छा लगा पढ़ करके। एक बात और आपकी बड़ी अच्छी लगी, आप इस प्रकार से अर्थांतरण न्यास का जो प्रयोग करती हैं वो बड़ा सुंदर प्रयोग होता है। सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य कथन कर देना, ये आपकी बड़ी विलक्षण विशेषता लगी। जैसे सामान्य रूप से व्यवहार में जिसे हम कोटेशन कहते हैं, तो कोटेशन जो गद्य में निकल करके आए या पद्य में निकल करके आए तो उसे अर्थांतरण न्यास के रूप में देखा जाता है साहित्य शास्त्र की भाषा में। तो आदरणीय नीलेश रघुवंशी जी में ये जो सूक्ति वाक्य जिसे हम कहेंगे और बहुत बारीकी के साथ निकल करके आता है। जैसे एक छोटा सा वाक्य मेरे सामने, चूंकि समय नहीं था जो कागज पर मैं नोट करूं, मैंने इसी किताब में ही जगह जगह इंगित करके रख लिया लाल कलम लगा करके, कि बचपन में छोटे छोटे पांव
बड़े बड़े पंख होते हैं। बचपन में छोटे छोटे पांव, बड़े बड़े पंख होते हैं। इसी तरह और भी अनेक प्रयोग आपने किए हैं जो प्रासंगिक रूप से अभी चर्चा में लाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो ये अर्थांतरण न्यास की जो बुनावट करती हैं, तो उस समय आपके भीतर लोक की संवेदना किस रूप में यात्रा कर रही होती हैं, उस यात्रा प्रसंग को थोड़ा सा आप लेकर के चलें। मैं थोड़ा व्याख्या कर दीजिए सर इसकी, तभी बता पाऊंगी ये सवाल। सर लोक की संवेदना की जो बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ है ना हमारे जीवन पर निर्भर करता है, और कि हमारे खुद का जीवन कैसे गुजरा, हमारे जीवन अनुभव क्या है, उसके साथ फिर हमारा आसपास क्या है। और कहते हैं ना कि राजनीति और राजनीतिक दृष्टि में फ़र्क होता है। तो सबसे ज़्यादा साहित्य में वो जीवन जीने के लिए मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि अर्जित करनी चाहिए, बिल्कुल ना कि राजनीति करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, फिर एक अनुभव से चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक किसान उपन्यास में आपने देखा होगा जो बंजड़ेगी में है ना, कि किसान का कलेजा बहुत बड़ा होता है। किसान वो जो किसान दादा है वो कहते हैं कि खेती है, इसमें सबका हिस्सा है, चिड़ैयों का भी है ना, और उनकी पूरी बारिश भी कभी भी हो जाएगी, तो फिर वो सुअर उनकी फसल को नष्ट कर देते हैं। बहुत बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, उनको ट्रैक्टर बड़ी मुश्किल से मिलता है, सबसे बाद में सुअर के प्रसंग में एक बड़ी अच्छी बात आपने, बड़ी वैज्ञानिक बात कही है। जो सुअर के द्वारा खेत के चर जाने का प्रसंग आता है, तो वहाँ आपने कहा कि गाय का जो चर गया हुआ फसल है, गाय जैसे चर जाए, उसमें तो फिर से कुछ पौध उगाने की उम्मीद होती है, लेकिन अगर सुअर खा जाए, चर जाए, तो वो फसल फिर नष्ट ही हो जाती है, उसको पूरी तरह नष्ट कर देता है, पूरी तरह से उन्मूल कर देती है। तो जो प्रेम की बात और आपने जो लोक संवेदना की जो बात कही आप, बस मैं उसी तरफ आपको ले जाना चाह रहा था। तो आप इसमें देखिए एक प्रसंग आता है कि हम सभी जानते होंगे, आप लोग खेतों में फसल बचाना, चिड़िया वगैरह को, वो अम्मा कहती है ना कि अरे पूरा मक्का है ना, पिछली बार बोई थी तो चिड़ैयाँ पूरा खा जाती हैं। तो वो कहती है जी अपने यहाँ की चिड़ैयाँ खाएं तब तो ठीक है, जी पता नहीं कहाँ कहाँ की चिड़ैयों को लेके आ जाती हैं। एक तो ये बड़ा सुंदर उसका। दूसरा बिजूका है, तो बिजूका बना देते हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी कथा सुनाती हैं कि वो बिजूका जो है, रात में चिड़ैयाँ आईं और बिजूका उन पर मोहित हो गया। अब बिजूका जैसे चिड़िया आती हैं तो मनुष्य उसमें प्रेम का संचार हो जाता है, तो सारी रात रास रचाता है चिड़ियों के साथ बिजूका, है ना, और वो चिड़िया फसल चुग जाती है और सवेरे वो बिजूका बन जाता है। तो कहते हैं ना ये इससे मालूम पड़ता है किसान जीवन जो है, जो कहता है रो के कहता है ना कि किसान को लगता है ना कि अभी तक हमारे लिए छतरी क्यों नहीं बनी, कि खेतों के लिए कोई छतरी क्यों नहीं बनी, एक बात। दूसरी बात, जब किसान औरतों के जीवन में बहुत दुख होता है या फसल जब नष्ट हो जाती है तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो रोती नहीं और किसी से कुछ कहती नहीं है। मुझे बहुत मतलब ज़्यादा वो लगा। तीसरी बात मुझे जो लगती है कि जैसे कि मान के चलिए कोका कोला है, तो कोका कोला तो पूरी दुनिया में जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि जो पहले कहते थे, तो ये सारी चीज़ें अब वहाँ पहुँच रही हैं। दूसरा इसी उपन्यास में आता है कि गरवा है, तो जो बच्चियाँ वो कहती हैं गड़वा, है ना, गरवा को गड़वा कहती हैं। तो उपन्यास में मतलब जो मूल बात जो कहना चाहती हूँ कि जो दूसरी चीज़ें हैं समाज में, वो देश में, वो तो सब दूर बड़ी आसानी से पहुँच जाती हैं। सड़कें हैं नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें हैं नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो गरबा हो गया या कोका कोला हो गया, लेकिन जो विकास की हमारी जो जिस ढंग से हमने विकास को पहुंचाने का डिजाइन किया है, उसको पहुंचने में इतना समय क्यों लगता है? सड़क पहुंचने में समय लगेगा, पानी को पहुंचने में समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने कहने की कोशिश की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से आपने बात की। एक बात और इसमें उपन्यास में कर दूं, तो जैसे कि पहले एक जो परिभाषा चलती है, उपन्यास की थीम है कि शहर से 10 किलोमीटर का जीवन कैसा होता है, और उसके बाद शहर के भीतर भी लोग 10 किलोमीटर दूर की तरह रहते हैं। जो हमारे एक बहुत बड़ा कामगार जो समाज है, जिनको हम असंगठित मजदूर जिनको कहते हैं, जिनके पास बहुत बहुत कम तनख्वाहें होती हैं, तो उनकी पूरी कोशिश ये होती है। तो अभी टेक्नोलॉजी ने एक नया लेबर क्लास का जन्म हुआ है, नया मजदूर वर्ग, जो कि 12,000 15,000 रुपये मिलते हैं, जो मोबाइल ठीक करते हैं और जो कंप्यूटर ठीक करते हैं और जो मोटरसाइकिलों पे घूमते रहते हैं। तो वो जो एक नया इस समय में जो टेक्नोलॉजी से जो नया लेबर क्लास जो पैदा हो रहा है, उसकी तरफ भी है कि आखिरी चैप्टर आता है कि क्या बताएं, कहने तुम अपना गुजारा कैसे कर लेते हो, कहना क्या बताएं, ये समझिए हर दिन थाली से एक चीज़ कम होती जाती है।
और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो कहीं से भी बिलो पॉवर्टी लाइन के ना लगें, वो कहीं से गरीब नहीं लगना चाहते हैं। वो अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत इसी में झोंकते हैं कि हमारा स्टेटस जो है हम भी आपके बराबर के ही हैं। तो उस पर भी एक है, तो शहर से 10 किलोमीटर का जीवन, और 10 किलोमीटर दूर की तरह ही शहर के भीतर भी, बीचों बीच भी वो जीवन लोग जी रहे होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपका पूरा आद्योपांत मैंने उपन्यास पढ़ा हुआ है और मुझे बहुत रस मिला है इसको पढ़ने में, बड़ा आनंद आया। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आपने ग्राम्य शब्दावलियों के खूब प्रयोग किए हैं, पूरे वाक्यांश आपने अनुच्छेद के अनुच्छेद आपने दिए हैं जो ग्राम्य बोलियों के हैं। क्या आपने यह महसूस किया लिखते समय कि जो हिंदीतर भाषा के लोग हैं या केवल हिंदी या अलग अलग लोक बोलियों को समझने वाले, वो मध्य प्रदेश की उन लोक बोलियों से कैसे बिल्कुल जीवंत रूप से जुड़ पाएंगे? इसकी चिंता कभी हुई आपको? नहीं, चिंता होती है। और जो कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि कैसे लिखा, कितना टाइम लगा, और एडिटिंग करते हो आप क्या, तो वो जो काम जो कहते हैं ना कि मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी ग्राफिक आर्टिस्ट है, उसने बहुत साल पहले पूछा कि क्यों कविता में भी मेहनत होती है क्या? तो मैंने उससे कहा होती है, इतनी मेहनत होती है कि मेहनत दिखनी नहीं चाहिए, है ना? तो जो बोलियों के जो शब्द आते हैं कि कोशिश होती है, चूंकि आपने एकदम को जीवन जो लिया है ना, तो जीवन को जस का तस आपको रखना है, तो उसका जो खुरदुरापन है और उसको पॉलिश करेंगे तो वो नकली लगने लगेगा। तो जब ये बुंदेली शब्द वगैरह आते हैं तो मेरे से कई बार ये बात हुई है कि मध्य प्रदेश में हो आप और बुंदेली, फिर मालवी, बुंदेली कैसे बोल रहे हैं वो लोग। तो जो चैतुआ आते हैं वो भी दूसरी भाषा बोलते हैं, है ना? वो लोगों का अपना आना जाना तो सब होता ही। हार्वेस्टर लेके आते हैं तो वो पंजाबी होते हैं, तो वो पंजाबी बोलेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे आपको यहाँ देहरादून में तुम पंजाबी कैसे आ गए, आपको तो हार्वेस्टर लेके आते हैं, किसान सब दूर आते हैं, चलाते हैं वो। तो जब ये बुंदेली की जब मैं करती हूँ तो उसके लिए मैं काफ़ी मशक्क़त करती हूँ कि बुंदेली को एक ऐसा टोन देती हूँ कि जो हिंदी जानता है वो उसको समझ ले, है ना? तो वो एकदम बिल्कुल कर्री और कड़क बुंदेली नहीं है वो, जो एकदम बिल्कुल जैसे मैत्रेय जी की हमें मिलती है। तो वो बुंदेली को मैं थोड़ा सा टर्न करती हूँ, या फिर मैंने एक नई मतलब उसमें मतलब तकनीक कह लें हम, एक स्टाइल ऐसे ईजाद की है कि अगर बुंदेली एक लाइन आई है तो उसके बाद ही दूसरी लाइन खड़ी बोली में उसका अर्थ बताती हुई आती है, तो अगर रीडर को मतलब लगे अच्छा ये लाइन का मतलब ये हो रहा था, ये कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर आपने कहा है। बुंदेली मुझे समझने में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि उज्जैन मेरा आवागमन बहुत रहा है, उधर बुंदेली में अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम आदि नाटकों को कई बार देखा सुना है, इसलिए अब उस बोली से मैं जुड़ जाता हूँ और समझने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सामान्य जन के हिसाब से, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर जब इसकी चर्चा हो तो कहीं वो व्यवधान न बने, इस संदर्भ में आपसे ये प्रश्न। मेरी यही कोशिश होती है। जी बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि उसको माज दिया है आपने, ये सही है। पूरी बुंदेली होगी तो कठिनाई स्वाभाविक है। बहुत अच्छा आपने प्रयोग किया। इस विषय में एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो ये कथानक एक साइकिल के माध्यम से बुना, इससे संदेश क्या देने का प्रयास आपका है? कि नायिका जो है साइकिल पर भ्रमण कर रही है, वह युग धर्म को बताती चल रही है, शहर और गांव के बीच संबंध स्थापित कर रही है, लेकिन भविष्य का जो जनमानस है उसके लिए क्या निर्देश आप करना चाहते हैं? यही जनमानस जो भी है, मतलब आप उसको अब देखिए ना, क्या ना, अब बात एक बार बहुत भोपाल में भी राजकमल का एक आयोजन हुआ, तो उसमें यही लेखक और भविष्य के पाठक पीढ़ी पे बात आई, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये साहित्य की शब्दावली नहीं है कि हम जो कि आप जिसके लिए लिखते हैं क्या वो आपको पढ़ता है। तो अगर इस ढंग से हम सोचेंगे तो हम तो हर पाठक को उपभोक्ता में बदल रहे हैं, जबकि साहित्य इससे दूरी बरतने की बात करता है। कोशिश यही होती है कि जो भी हमारा सत्ता प्रतिष्ठान है, जो प्रशासन है, जो एक सत्ता के सारे केंद्र होते हैं जो विकास की अवधारणा को तय करते हैं, कोशिश होती है काश वो इसे पढ़ लें और इसको देख लें और समझ लें, तो वो शायद चीज़ें मतलब सड़क जहाँ तक नहीं गई है वहाँ तक सड़क पहुँच जाए। तो ये कोशिश है कि वो जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो भविष्य में क्या बनेगी, कैसे बनेगी। तो जो पाठक समाज हमारा है उसके अंदर एक तो संवेदना का विस्तार हो। आखिरकार साहित्य और कलाओं का काम यही है ना कि मनुष्यता को दिन पे दिन और मांझना है हमें, है ना, मनुष्यता को मांझना है, हमारे अंदर संवेदनाओं का विस्तार होता जाए
तो हम उसके बारे में सोच सकें और बात कर सकें। बहुत अच्छा आपने कहा, और यह संदेश अवश्य पहुंचना चाहिए जनता तक। यह बड़ी अच्छी बात आपने कही कि यह सोच करके रचनाकार नहीं लिखता है कि उसकी रचना कहाँ तक जाएगी, रचनाकार लिखता जाता है। और यह आज के रचनाकार की ही पीड़ा नहीं है। भवभूति कहते हैं ना कि उत्पत्स्यते तो मम कोपि समान धर्मा, कि कोई मेरे समान व्यक्ति उत्पन्न होगा भविष्य में जो हमारी रचनाओं को समझ पाएगा, पढ़ पाएगा, उसके मर्म को ले पाएगा। तो रचनाकार यह सोच करके लिखने लगे कि सामने बैठे हुए लोगों की समझ में आ ही जाए, वैसा ही लिखें। तो अगर ऐसा ही करने लगेंगे तो उत्तरोत्तर हम गिरते चले जाएंगे, सरलीकरण कर देंगे, फिर हम बहुत ज्यादा साहित्यकार का धर्म ही होता है कि वह गिरने वाले या गिरते हुए समाज को ऊपर उठाए, खींचे। बिल्कुल। अगर वह नीचे गिरने दे फिर कैसे होगा। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि भविष्य को सोच करके इस रूप में नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत अच्छा आपने कहा है। आपकी भाषा बहुत ही सुंदर है, सरल है, सहज है और सब लोगों तक उतरने वाली है, पहुंचने वाली है। सचिन कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। साहित्य का काम उसका एक हिस्सा हो सकता है कि वो मनोरंजन करना भी हो, लेकिन शायद साहित्य का सबसे बड़ा काम है उसके पाठकों को ऊपर उठाना, उनका उत्थान करना, उनके मानसिक स्तर का, उनके वैचारिक स्तर का और उनकी संवेदना का। और संवेदना का स्तर तब ज़्यादा बढ़ेगा जब समाज के पिछड़े हुए लोगों को उसमें दिखाया जाएगा, क्योंकि सत्ता वालों के साथ तो सब लोग होते हैं। साहित्यकारों का काम है कि सत्ता वालों को आईना दिखाए और जो पिछड़ा तबका है उन लोगों को दर्शाए, उनके दुखों को। और वही ये पुस्तक भी करती है। आपने सुना भी होगा कि पुरजा पुरजा कट मरे रहे दीन के हेत, तो उन्हीं दीन के हेत में ये किताब भी है। क्योंकि हम अपने सत्र के दूसरे हिस्से में हैं, अगर कोई एक टिप्पणी आप लोग करना चाहें, उसके बाद फिर हम 2 क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसके बाद फिर हम ये सत्र समाप्त करेंगे। आप कोई एक आखिरी क्वेश्चन या आप कुछ शेयर करना चाहें? जी माइक प्लीज। एक सेकंड सर। मैं गुजारिश करूंगा हॉल कोऑर्डिनेटर से कि हमारे वैली ऑफ वर्ड्स के साथ ही वो रिकॉर्डिंग में भी आनी चाहिए। मुझे टेक्निकल टीम की तरफ से साफ हिदायत दी गई है, पीछे से ऋषभ भैया मुझे थम्स अप भी दे रहे हैं कि शुक्रिया। जी बहुत सुंदर चर्चा और बहुत सुंदर उपन्यास। आप सोमेश्वर पांडे जी हैं, इससे पहले सत्र में आप चर्चाकार भी थे और वैली ऑफ वर्ड्स के सभी कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। जी प्लीज़। नीलेश मैम बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो, और बहुत अच्छा उपन्यास, जैसा डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, हर लेखक का अपनी कृति के साथ किसी एक महत्वपूर्ण अंश से अधिक जुड़ाव होता है, वो अंश कौन सा है इस उपन्यास में? वो चांद वाला है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और कोई सवाल आप में से कोई भी यहाँ पर दर्शक जिन्होंने उपन्यास पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, इस चर्चा से कोई आप लेखक के साथ संवाद करना चाहता है या अध्यक्ष से कोई सवाल आप पूछना चाहें? जी मैम। हॉल कोऑर्डिनेटर से मेरी गुजारिश है कि कृपया माइक ऑन करके प्रश्नकर्ता को दें। हेलो जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मैम को बधाई देना चाहती हूँ। जी मैम, अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम मंजू काला है जी। और हम लोक गंगा एक राष्ट्रीय मैगजीन निकलती है उत्तराखंड से, उससे जुड़े हुए हैं। तो मैम को मैंने बहुत पढ़ा है और मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि मेरी आज मुलाकात भी हुई। लेकिन मैं क्वेश्चन पे आना चाहूँगी कि जैसे कि इस पुस्तक की मैंने चर्चा बहुत सुनी थी और स्क्रीन पे जो फेसबुक पे बहुत वो स्क्रॉल हो रही थी, तो हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ मैडम कि जैसे कि जिशान अली ने एक पुस्तक लिखी थी गैंग ऑफ वासेपुर, तो उसमें जो वहाँ पे जो कोयला खदानों के जो मजदूर हैं या जो संघर्ष है उनके बीच में, तो वो बड़ा उन्होंने उसका चित्रण किया था। क्या मैम ये जो आपने चौराहे से 10 किलोमीटर दूर जो एक जीवन बसता है, एक शहर है या गांव है या जो समाज है,
मुझे लगता है शायद वो थोड़ा सा हाशिए पर रहने वाला समाज, क्या उसमें भी कोई संघर्ष दिखाया गया है, या सत्ता का संघर्ष, या कोई इस तरीके की कोई संघर्ष जो सत्ता का, आम आदमी का और एक सत्ता से जुड़े लोगों का कोई संघर्ष भी उसमें दिखाया गया? बिल्कुल। शुक्रिया। सबसे इसका जो उपन्यास का जो आधा हिस्सा है पूरा वो किसानों का अपनी ज़मीन से संघर्ष और जीवन से संघर्ष है। मैंने ऐसा बोला ही ना कि हद से ज़्यादा किसी के पास है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा ना कि संपन्नता और निर्धनता का संघर्ष है इसमें, कि और गति को लेके। तो किसानों का अपने जीवन से मतलब जो रोज़मर्रा का जो जीवन है, रोज़मर्रा के जीवन में लोगों के जीवन में कितने संघर्ष होते हैं, और संघर्ष के साथ साथ वो अपने जीवन को कैसे जीते हैं, कितना उनके सारे लोकाचार हैं, उनके क्या रीति रिवाज हैं, और कितना उनका मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरे समय रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, वो बड़े ठसक, मतलब जो एक ठनक शब्द सुना होगा आपने, ठनक और ठसक से जीवन जीते हैं। तो संघर्ष, आधा संघर्ष किसानों का अपनी ज़मीन से, वो जीवन से, एक फसल नष्ट हो जाती है, कभी ओले गिर गए, कभी सुअर आके चर के चले गए, कभी बीज बहुत महंगा हो गया, कभी उन्हें समय पे बुआई के लिए ट्रैक्टर नहीं मिल रहा, ये सारे संघर्ष। और उसमें ढोर बछेरू के संघर्ष भी हैं, भैंस भी एक उसमें आती है कि वो भैंस के बारे में, भैंसों के ये पूरा है किसान जीवन से संबंधित। और आधा जो है कि जिन किसानों की ज़मीनें चली गई, जैसे उन्होंने उधार लिया किसी से, ज़मीन गिरवी रखी, ज़मीन चली गई, फिर जब वो कितने बदहवास हो गए, तो इसमें एक चक्की करके है कि उसकी ज़मीन जाने से उसको लगता है कि कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। और हम शहरी उससे कहते हैं कि तुम यार प्रकृति से प्रेम करो। हमारे लिए बड़ा आसान होता है किसी से भी कहना, हम बड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, तुम सुबह सुबह घूमा करो, प्रकृति से प्रेम किया करो। जैसे नाइट ड्यूटी वाले से कहो ना कि सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है ना, वो वैसे ही कुछ मतलब अजीब व गरीब वो बन जाता है हमारा। तो वो उनका वो संघर्ष है, जिनकी ज़मीन चली गई, फिर वो शहर में आ रहे हैं, और फिर वो एक बेघर का घर है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो ड्राइवर है, वो अपनी गाड़ी उसने ली है लोन पे, और अपनी गाड़ी में ही सोता है। अब वो नहाता कैसे होगा, कैसे खाना खाता होगा, वो सारे संघर्ष इसमें हैं। और जो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने जो एक नया हमारे सबके बीच में परिचय करा दूं, प्रतिभा कटियार बैठी हुई हैं, और ये आप देहरादून की हैं, बहुत अच्छी पोइट हैं। और तो मैं प्रतिभा अभी देखी तो मैं बताऊँ, प्रतिभा ज़्यादा अच्छे से, मतलब हम लोग चूँकि बात भी करते रहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कैसे एक नया लेबर क्लास को पैदा किया, तो उसके कितने संघर्ष हैं। वो खुद पूरा भीगता है, लेकिन उसके पास जो बरसाती होती है उससे वो लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल को बचाता है। तो वो सारे संघर्ष, इन्हीं के जीवन संघर्ष पर ये उपन्यास है। थैंक यू जी, धन्यवाद। माइक दे दीजिएगा सर, माइक प्लीज। जी, आपका ये सुंदर उपन्यास निश्चित रूप से समाज को एक दिशा देगा, ऐसी आशा है। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने जो इसका कथानक और कथावस्तु है, इसके लिए क्या आपका ये प्रयास रहा है कि आप किसानों के बीच में जाके रहें और उनकी जो समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएं? और दूसरा एक प्रश्न इसी के साथ जुड़ा हुआ ये है कि आखिर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि शहर से 10 किलोमीटर दूर, हालांकि सब आम जीवन है, सब जानते हैं कि शहर के 10 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, लेकिन आपको यही टॉपिक क्यों आपके जहन में आया कि इस टॉपिक पे लिखा जाना चाहिए? जी, मैं बताती हूँ सर। मैंने कहा ना, जैसे नैरेटर के जीवन में फिर से साइकिल आ गई, तो फिर से साइकिल आ गई। तो मैं अपना बताऊँ कि मैंने जब इन लोगों के जीवन को देखा, जैसे वो बंजड़ हैगी, और वो मतलब सबसे ज़्यादा बंजड़ हैगी, जो उपन्यास का जन्म कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। कि मैं लोगों के बीच में जा रही थी, अब उनके बीच में आप ना तो मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग करी उनकी, ना उनके फ़ोटो खींचे, जो उन्होंने बोला उसको सुना समझा, और उनके बीच में उनके जैसे आप बन के नहीं जा सकते, क्योंकि मैं भी उनके जैसे ही हूँ। मेरा जो पुराना, जो सर ने बोला ना आप स्मृति में बार बार क्यों जाते थे, तो वो एक मेरे उनसे एक वो केमिस्ट्री जो हो जाती है वो हो गई। तो उपन्यास का जन्म ऐसे हुआ कि मैं देख रही थी कि हाँ फसल को लेके कितने परेशान होते हैं, वो छतरी एक दूसरी अम्मा भी मिलती है, वो दूसरे लोग भी मिलते हैं। तो क्या हुआ कि जब मैं रास्ते से गुजरती थी तो बड़ी अच्छी अच्छी लहलाती फसल दिखती थी, और वो जो दादा अम्मा की फसल थी वो थोड़ी बंजर ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी। तो मैंने, वो अम्मा थी, तो मैंने अम्मा से मैंने कहा अम्मा फसल तो तुम्हारे खेत में आई नहीं अभी भी। तो उसने यूँ पलट के देखा ज़मीन की तरफ, में से हम लोग खड़े थे, पलट के देखा, बोली बंजर हैगी, है ना, जब तक मैं हूँ तब तक इसकी तेर हो रही है, मेरे बाद मरेगी ये। तो वो मुझे पंक्ति उनकी इतनी मतलब हाइट कर गई, वहाँ से वो उपन्यास का जन्म हुआ। जी जी, और उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि लेखक के पास वो दृष्टि होती है जो पाठक लोग अमूमन उसको देख नहीं पाते हैं। वही लेखक का काम है कि जो लोग देख नहीं पा रहे हैं उसको पहले वो नोट करता है, लिखता है, फिर समाज को दिखाता है, और फिर समाज
उस तरफ जो बेहतर रास्ता है उसको चुनता है। जावेद साहब ने कहा भी था कि कोई क्रांति लेखकों ने नहीं की है, लेखक उसको उस क्रांति के होने से पहले उनके सिम्टम्स को जान लेता है, पहचान लेता है, लिख लेता है, तब वो लोगों तक पहुंचती है। मैं आदरणीय आज के अध्यक्ष राम विनय सिंह जी से चाहूँगा कि वो 2 मिनट में इस सत्र को आखिरी टिप्पणी, और उसके बाद फिर हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, बड़ी अच्छी चर्चा हुई है, बहुत अच्छा उपन्यास है शहर से 10 किलोमीटर, जिस पर बहुत सारी बातें निकल करके आई हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? केवल जो कई महीने और कई साल लगा करके लिखी गई रचना होती है, उसे हम कुछ मिनट में या कुछ घंटे में समग्र रूप से उसका रस पा लें, आनंद ले लें, यह संभव नहीं है। इसीलिए मेरा आग्रह है आप सबसे कि जो लेखक तपता है, अपने जीवन को तपाता है और सृजन के माध्यम से आपको परोसता है, उसका सम्मान वही है कि आप उस रचना को कुछ समय निकाल करके, कुछ दिन निकाल करके, कुछ माह निकाल करके उसे पढ़ लें, उसका मंथन कर लें और उसके सार तत्व को अपने जीवन में उतार लें। और यही सफलता है रचनाकार की वास्तव में, क्योंकि हर युग में लेखकों की पीड़ाएं बनी रहती हैं। व्यास के समय में भी उनकी वेदना बनी की बनी रह गई कि उनकी बात कोई सुनता नहीं है। उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से कहा एक स्थान पर कि मैं दोनों हाथ उठा करके सबसे कह रहा हूं, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता। ऊर्ध्वबाहुः विरौम्येष न कश्चित् शृणोति माम, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या सुनाना चाहते हैं कि धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किन्नु सेव्यते, कि अरे धर्म पहले करो। स्वाध्याय ही तो धर्म है, जिससे प्रमाद नहीं करने का आदेश है शास्त्र का। तो हम अध्ययन करें, और जब अध्ययन करेंगे तभी इन्हीं शब्दार्थों की सार्थकता सिद्ध होगी। तो इसीलिए इस धर्म का पालन करें और उसी से अर्थ की प्राप्ति होगी, उसी से कामनाएं सिद्ध होंगी और वही सब कुछ प्रदान करने वाला होगा। इसीलिए आज के सत्र में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस शब्दार्थ ब्रह्म की साधना में आप सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। आप सब लोग इसे पढ़ें, अवश्य पढ़ें। पठनीय पुस्तक है। 10 किलोमीटर, शहर से 10 किलोमीटर, क्योंकि 2 प्रकार की संस्कृतियां एक दूसरे के साथ साइकिल के चक्र की तरह चलती हुई दिखाई पड़ेंगी और वह जीवन का एक सार तत्व प्रस्तुत करती हुई रचना महसूस होगी आपको। बहुत बहुत आभार और पुनः आदरणीय नीलवंशी जी को, रघुवंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाइयाँ भी। बहुत सुंदर। आज के सचिन सत्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शुक्रिया कार्यक्रम आयोजित किए और सभी जितने भी श्रोता बैठे हैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार कि आप सबने खूब मनोयोग से सुना और साहित्य का रस पान किया। धन्यवाद सर। आज के सत्र से हमने सीखा कि अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो आप ज़मीन से बहुत दूर होंगे, आपकी रफ्तार बहुत तेज़ होगी। अगर आप रेलगाड़ी या कार से यात्रा करेंगे आप ज़मीन से जुड़े हुए होंगे, रफ्तार तेज़ होगी, लेकिन आप ज़िंदगी की बारीकियों को नहीं देख पाएंगे। अगर आप साइकिल से यात्रा करेंगे, कभी कभार किया कीजिए अगर छोटी दूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी जैसा मैम ने कहा, तो आप ज़िंदगी को ज़्यादा करीब से देख पाएंगे। दूसरा ये कि अगर आप कभी कभार पीछे देखते हैं तो पीछे देखना हमेशा ही बुरा नहीं होता, इतिहास से सबक लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ कि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप इस पुस्तक के पहला पन्ना पढ़ने से लेकर और इस पुस्तक का आखिरी पन्ना पलटने के बाद आप में कुछ ना कुछ गुणात्मक परिवर्तन ज़रूर आएगा। आप संवेदनात्मक तौर पर एक बेहतर इंसान बनेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पुर्जा पुर्जा कट मरे दिन रहे दिन के हित, उससे जब भी कोई जो समाज का पिछड़ा हुआ या निष्कासित तथाकथित निष्कासित तबका है उनकी बात करता है तो अदम गोंडवी जी याद आते हैं, जिनकी बहुत सुंदर कविता है कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से उब गई, मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर। ऐसा ही ये उपन्यास भी आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा।
बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। हमारे बीच आदरणीय सोमेश्वर पांडे सर हैं, हमारे बीच बहुत सारे साहित्यकार हैं। आदरणीय अमृता बेरा जी हैं, वो इस वर्ष की ट्रांसलेशन इनटू हिंदी कैटेगरी में वो भी वाव अवॉर्डी हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, लेखिका महोदया, हॉल कोऑर्डिनेटर्स, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारी टीम से कि कृपया कर आप वैली ऑफ वर्ड्स, मैं आदरणीय सोमेश्वर पांडे जी से गुजारिश करूंगा कि आप कृपया कर आएँ और वैली ऑफ वर्ड्स परिवार की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय और लेखिका महोदया को टोकन ऑफ लव भेंट कर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय सोमेश्वर पांडे जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी वाव अवॉर्डी लेखिका नीलेश रघुवंशी जी को वाव किट बैग देकर सम्मानित करें। बहुत धन्यवाद आप सभी। जी बिल्कुल, और आप सभी एक फ्रेम में आ जाइएगा ताकि एक फ़ोटो लिया जा सके। ओवर टू द एमसी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वाव वैली ऑफ वर्ड्स परिवार का ही सदस्य हूँ, मुझे किट बैग नहीं चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। इसके बाद नीचे मेन स्टेज में मुशायरा